नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल की ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती और सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उनके मॉडल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग पैडागॉजी और सामान्य हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के एग्जाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 प्रश्नों को एक ही क्लास में डील करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए ये जो मैंने मॉडल पेपर को पार्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है। आज के पहला पार्ट है और आज की इस क्लास में हम लोग पैडागॉजी और हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। निश्चित ही इस क्लास को देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या, देखो, वृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको वृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, पहला कथन है वृद्धि का संबंध संरचनात्मक पक्ष से है। दूसरा, वृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। और चौथा, वृद्धि एक सीक्वेंस के अनुसार नहीं चलती है। बताना है कि वृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो हम लोग जानते हैं जी, आखिर वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रोथ। ठीक है, आखिर वृद्धि किसे कहा जाता है। अगर मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलूं तो वृद्धि किसे कहते हैं, शरीर का बढ़ना। ठीक है, शरीर का बढ़ना ही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। शरीर का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। ठीक है, शरीर का बढ़ना क्या कहलाता है, आपका वृद्धि कहलाता है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका परिभाषा हो जाएगा। एक और आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। वृद्धि क्या होता है, तो वृद्धि शारीरिक कोशिकाओं में। ठीक है, वृद्धि शारीरिक कोशिकाओं और उत्तकों में। शारीरिक कोशिकाओं और उत्तकों में। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं, उत्तक को, और शारीरिक कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल बोला जाता है। ठीक है, ये तो वृद्धि शारीरिक कोशिकाओं और उत्तकों में होने वाला वह मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वह मात्रात्मक परिवर्तन होता है जिसे यंत्रों द्वारा मेजर किया जा सकता है। जिसे यंत्रों द्वारा मेजर किया जा सकता है या मापा जा सकता है। जिसे यंत्रों द्वारा मेजर किया जा सकता है। मैंने क्या बोला कि वृद्धि शारीरिक कोशिकाओं और उत्तकों में होने वाला वह मात्रात्मक परिवर्तन होता है जिसे यंत्रों द्वारा मेजर किया जा सकता है। चलो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एक छोटा सा बच्चा है, अभी इनका जन्म हुआ है, तो जन्म के समय इसका वेट कितना होता है आपका, 2.5 से 3 किलोग्राम। जन्म के समय बच्चे का वेट होता है 2.5 से 3 किलोग्राम। मैं क्या बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, है ना। ये तो एक छोटा सा बच्चा है, जन्म के समय इसका वेट कितना है, 2.5 से 3 किलोग्राम। वही आपका एक साल बाद इसका वेट कितना हो गया, आपका 8 से 9 किलोग्राम हो गया। वही इसका आपका 18 से 20 साल बाद इसका वेट कितना हो गया, 55 से 60 किलोग्राम। ये है ना। तो बताओ इसका जो वेट बढ़ रहा है, क्या हम लोग इसको यंत्र से नहीं माप सकते, माप सकते हैं। तो ये तो बोला जा रहा है डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि आपका वृद्धि शारीरिक कोशिकाओं और उत्तकों में होने वाला वह मात्रात्मक परिवर्तन है जिसे हम लोग यंत्रों द्वारा माप सकते हैं। जन्म के समय बच्चे का वेट था 2.5 से 3 kg, एक साल बाद उसका वेट हो गया 8 से 9 किलोग्राम, 18 से 20 साल बाद उसका वेट हो गया 55 से 60 किलोग्राम। तो क्या हम इसके वेट को नहीं मेजर कर सकते, मेजर कर सकते हैं। यही क्या है, आपका वृद्धि है। सामान्य बोलचाल की भाषा में देखें तो शरीर का बढ़ना ही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। ठीक है, इसी वृद्धि के संदर्भ में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। देखो, पहला, वृद्धि का संबंध संरचनात्मक पक्ष से है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, पहला वाला हमारा ऑप्शन सही है। वृद्धि का संबंध संरचनात्मक पक्ष से है। देखो, छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा, अगर इसका हाइट बढ़ता है, इसका हाइट बढ़ गया, जब इसका हाइट बढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस बच्चे के शरीर के संरचना में परिवर्तन हो गया। हम लोग क्या बोलते हैं कि इस बच्चे के शरीर के संरचना में परिवर्तन हो गया। छोटा सा बच्चा था बेचारा, अब इसका हाइट बढ़ा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके शरीर के संरचना में परिवर्तन हो गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि वृद्धि का संबंध संरचनात्मक पक्ष से है। ठीक है, अगर वृद्धि होगा तो क्या होगा, संरचना में परिवर्तन होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट, पहला वाला कथन, पहला वाला जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, वृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो दूसरा वाला जो हमारा ऑप्शन नहीं है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आप ही लोग बताओ, क्या किसी व्यक्ति में लंबाई पूरा जीवन भर बढ़ता रहता है? क्या किसी व्यक्ति में उसका वेट जीवन भर बढ़ता रहता है? नहीं बढ़ता रहता। एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड है ना, एक टाइम के बाद क्या होता है, उसका जो हाइट है, उसका जो आपका वेट है, वो बढ़ना क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पास ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या बताओ, सारे आपका हमारे शरीर में जीवन भर वृद्धि होता है? नहीं होता भैया, है ना। एक समय के पश्चात वृद्धि होना रुक जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। आगे समझ में। तीसरा, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। तीसरा हमारा बिल्कुल सही है, वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, आपको बाह्य होता है। देखो,
अगर किसी बच्चे का शरीर में वृद्धि हो रहा है तो हम लोग उसको बाहरी तरीके से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो यही बोला गया है कि आपका वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, आपका बाह्य होता है, मतलब वृद्धि होता है तो हमको बाह्य तरीके से वो चीज़ें दिखती हैं। समझ में आ गया। हाइट बढ़ा है तो हम लोग हाइट को देख सकते हैं, वेट बढ़ा है तो वेट को हम लोग बता सकते हैं कि हाँ भाई आपका वेट बढ़ रहा है, हम लोग देख सकते हैं। समझ में आ गया। तो आपका ये तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है कथन। चौथा, वृद्धि एक सीक्वेंस के अनुसार नहीं चलती। चौथा भी हमारा जो कथन बिल्कुल सही है, वृद्धि कभी भी सीक्वेंस के अनुसार नहीं चलती। क्या ऐसा होता है कि पहले व्यक्ति का हाइट बढ़ेगा उसके बाद उसका वेट बढ़ेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। कभी भी किसी व्यक्ति में कभी हाइट बढ़ जाता है, कभी वेट बढ़ जाता है, मतलब कभी भी वृद्धि सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता जी, है ना। ऐसा नहीं है कि पहले वेट बढ़ेगा उसके बाद हाइट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है ना। कभी भी कोई कुछ भी बढ़ सकता है, पहले हाइट बढ़ सकता है फिर वेट बढ़ेगा, या पहले वेट बढ़ सकता है फिर हाइट बढ़ता है, ऐसा, ठीक है। तो वृद्धि कभी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। तो चौथा वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था, कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि वृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि जीवन भर नहीं चलता, एक समय के पश्चात हमारे शरीर का वृद्धि होना क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्या था, वृद्धि का संबंध संरचनात्मक पक्ष से है। अगर शरीर का विकास होता है, शरीर मतलब शरीर का वृद्धि होता है, शरीर का अगर वृद्धि होता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। अगर किसी बच्चे का शरीर वृद्धि कर रहा है तो हम लोग उसको बाहरी तरीके से देख सकते हैं। वृद्धि एक सीक्वेंस के अनुसार नहीं चलती है, बिल्कुल सही है। कभी भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति में पहले हाइट बढ़ेगा उसके बाद वेट बढ़ेगा, या पहले वेट बढ़ेगा उसके बाद हाइट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है विकास के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अभी हमने वृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान किया था, अब हम लोग विकास के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करेंगे। देखो, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास अनिश्चित क्रम में होता है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, और स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बताना है कौन सा कथन इसमें से असत्य है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विकास किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति में एक्सपीरियंस और मोटिवेशन के फलस्वरूप उसमें जो चेंजेस होते हैं, गुणात्मक चेंजेस, वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। एक बार और सुन लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति में एक्सपीरियंस और मोटिवेशन के फलस्वरूप उसमें जो गुणात्मक परिवर्तन आते हैं वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब पहला कथन क्या कह रहा है कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास क्या होता है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जी, ठीक है। विकास है आपका जन्म से लेकर कहाँ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है, और विकास को आपका गर्भ से लेकर कब्र तक होने वाला प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। विकास को गर्भ से लेकर कब्र तक होने वाला प्रोसेस कहा जाता है, मतलब जैसे एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तब से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। आगे समझ में, ठीक है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, विकास अनिश्चित क्रम में होता है, तो दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। विकास कभी भी अनिश्चित क्रम में नहीं होता भैया, विकास हमेशा निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है, निश्चित क्रम में। कहने का तात्पर्य क्या है, देखो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है। अब आप लोग बताओ कि छोटा सा बच्चा क्या तुरंत ही दौड़ना शुरू कर देता है, क्या ये तुरंत बच्चा दौड़ना शुरू करता है, क्या नहीं, है ना। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि देखो पहले बच्चा क्या है आपका उठना सीखेगा, उठने के बाद बेचारा बैठना सीखेगा, बैठने के बाद वो आपका चलना सीखता है, चलने के बाद वो क्या सीखता है, आपका दौड़ना सीखता है, ठीक है। तो एक निश्चित क्रम को ये फॉलो कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि बच्चा सीधा जन्म लिया और दौड़ना सीख गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जो आपका जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दूसरा जोड़ा कह रहा है, दूसरा आपका ऑप्शन कह रहा है कि विकास अनिश्चित क्रम में होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। विकास कैसा होता है आपका, निश्चित क्रम में होता है। क्या होता है, निश्चित क्रम में, ठीक है। विकास कैसा होता है आपका, निश्चित क्रम में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। जो विकास होता है हमें वो आपका मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, लेकिन जो वृद्धि होता है, वृद्धि हमेशा क्या होता है आपका, वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होता है, याद रखिएगा ना, सब आता है क्वेश्चन में। विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन जो वृद्धि होता है हमेशा क्या होता है, मात्रात्मक होता है। उसके बाद देखिए चौथा, स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपका सीटेट के एग्जाम में। देखिएगा किसके अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, तो स्किनर के अनुसार। इस साइंटिस्ट के नाम को नहीं भूलना है ना, ये जो मनोवैज्ञानिक है इसके नाम को आपको नहीं भूलना है। स्किनर ने क्या कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत मतलब कंटिन्यूअस, है ना, धीमी प्रक्रिया मतलब धीमी गति से चलने वाला।
तो विकास क्या है, एक सतत और धीमी प्रक्रिया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और किसने कहा इसको, तो स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने कहा है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया, तो स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने। तो चौथा वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो विकास के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन, विकास अनिश्चित क्रम में होता है, ये गलत है। विकास हमेशा एक निश्चित पाथ को ही फॉलो करता है, वो अनिश्चित पाथ को फॉलो नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चा है उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है ना भाई, उसके बाद क्या आपका दौड़ना सीखता है। ये एक क्या आपका सीक्वेंस है जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिपक्वता का संबंध है, मतलब मैच्योरिटी का संबंध किससे पूछा गया है। परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। अभी जस्ट मैंने बताया विकास के बारे में, ठीक है, विकास के बारे में बताया कि विकास किसे कहते हैं। विकास व्यक्ति में होने वाला वह गुणात्मक परिवर्तन है जो एक्सपीरियंस और मोटिवेशन के फलस्वरूप आता है। तो देखो मैच्योरिटी कब आएगा, जब डेवलपमेंट होगा तब, जब ग्रोथ होगा तब, या जब सृजनात्मकता आएगी तब, या जब रुचि वाले कार्य करेगा तब। तो बताना मैच्योरिटी का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेवलपमेंट से, विकास से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकास हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा जी आपका, विकास हो जाएगा। याद रखना, विकास के बारे में मैंने बता ही दिया, विकास किसे कहा जाएगा, तो एक्सपीरियंस और मोटिवेशन के फलस्वरूप जो व्यक्ति में गुणात्मक चेंजेस आते हैं वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो मैच्योरिटी कब आती है, जब बच्चे का क्या होता है, विकास होता है, जब व्यक्ति का विकास होता है तब क्या होता है, उसमें मैच्योरिटी आती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विकास ब्लैंक से ब्लैंक की ओर बढ़ता है, विकास कहाँ से कहाँ बढ़ता है आपसे पूछा जा रहा है। सामान्य से विशिष्ट, या जटिल से कठिन, या विशिष्ट से सामान्य, या साधारण से आसान। तो विकास कहाँ से कहाँ की ओर चलता है आपको बताना है। ठीक है, तो जो विकास के बारे में तो मैंने अभी डेफिनेशन बताया, अब ये कहाँ से कहाँ बढ़ता है, तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा। जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। मतलब वही बताना कि सबसे पहले बच्चा है, पहले बच्चा है वो आपका क्या है, उठना सीखता है। जैसे पहले सोता रहता है, हमेशा सोता रहता है, फिर सोता रहता है, फिर वो उठना सीखता है। उठने के बाद वो क्या करता है, बैठना सीखता है ना, बैठने के बाद वो आपका चलना सीखता है। चलने के बाद क्या है आपका, वो दौड़ना सीखता है। उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, मतलब पहले वो क्या था, आपको उठना सीखा, फिर क्या हुआ, बैठना सीखा, उसके बाद चलना, फिर दौड़ना। तो उठना जो सीखा वो सामान्य था, और विशिष्ट क्रिया मतलब क्या हो जाएगा, दौड़ना। ठीक है, एंड में वो क्या सीख गया, दौड़ना सीख गया। तो याद रखना जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखो, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक ब्लैंक नमूने का अनुसरण करती है। कौन से नमूने का अनुसरण करती है आपको बताना है। इस ब्लैंक की जगह क्या आएगा, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, एड़ी से चोटी। देखो विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। यहाँ से एक चीज़ समझना है, कभी भी विकास है ना सेम नहीं होता, सभी व्यक्ति में विकास है वो अलग अलग होता है, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल, सबका जो चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता अलग होती है ना। तो जो विकास होता है वो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, किंतु यह एक कौन से नमूने का अनुसरण करता है, तो ये करता है आपका क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुसरण करता है। मतलब अगर एक बच्चा दौड़ना सीखेगा तो तुरंत वो दौड़ना नहीं सीखेगा, पहले वो उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। मतलब एक सीक्वेंस को क्या करेगा, बच्चा फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। बताना है जो विकास होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रसव पूर्वावस्था से। मैंने बताया ना, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, याद रखिएगा। और जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, जब अपने माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, जो कहाँ तक चलता है, कब्र तक चलता है, कब्र तक। ठीक है, अर्थात उसके मृत्यु तक चलता है, याद रखना। इसलिए विकास को गर्भ से लेकर कब्र तक होने वाला प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो विकास कब से शुरू होता है, प्रसव पूर्वावस्था से शुरू हो जाता है। मतलब एक बच्चा है अपने माँ के गर्भ में जब वो रहता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है, जो उसके मृत्यु तक चलता है, या ऐसे कह सकते हैं उसके कब्र तक चलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अभी मैंने बताया था
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेस्निक, पियाजे, स्किनर और हर्लॉक। मैंने बताया था जी इसको, है ना। तो किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। स्किनर ने कहा है कि विकास क्या है? एक सतत अर्थात कंटिन्यूअस और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, किसने कहा? स्किनर ने कहा है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मतलब मानव का जो विकास होता है उसको कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले मानव में क्या होता है? उसका शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास कहने का तात्पर्य क्या? उसका शरीर का विकास होगा। सबसे पहले उसके शरीर का विकास होता है। शारीरिक विकास के बाद दूसरा संज्ञानात्मक विकास होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक। दूसरा संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास कहने का तात्पर्य उसको ये समझ में आता है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। ठीक है, तीसरा उसके बाद कौन सा विकास होता है? संवेगात्मक विकास। तीसरा क्या हो जाएगा? संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास मतलब जो आपका व्यक्ति है वो अपने संवेगों में, ठीक है, संवेगों, जैसे संवेग मतलब प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ठीक है, प्रेम, घृणा, क्रोध, इन सभी को अच्छे से प्रकाशित करना सीख जाता है, तब उसको बोलते हैं संवेगात्मक विकास। ठीक है, जब व्यक्ति अपने जो संवेग जैसे कि प्रेम, घृणा, क्रोध, इन सबको अच्छे से प्रकाशित करना सीख जाता है तब इसको बोलते हैं संवेगात्मक विकास। तो पहला शारीरिक विकास होता है, दूसरा संज्ञानात्मक विकास होता है, तीसरा संवेगात्मक विकास होता है और चौथा होता है सामाजिक विकास। तो जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है तो समाज के लोगों से वो जो सीखता है ना, जो उसका डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं सामाजिक विकास। ठीक है, ये चीज़। तो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो है आपका इसका सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा आपका? पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, पहला शारीरिक विकास होगा, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर संवेगात्मक विकास होगा, फिर क्या होता है? सामाजिक विकास होता है। तो इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। होपफुली चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी। देखो ये सब क्वेश्चन आपके सीटेट, आपका टीचर भर्ती एग्जाम में पूछे गए, उन्हीं से प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा पर डी ऑप्शन, ये सभी। स्नायु मंडल मतलब होता है नर्वस सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है जी? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो देखो तंत्रिका तंत्र में विकास होगा तो हम लोग बोल सकते हैं उसका शारीरिक विकास हो रहा है। मसल्स में अगर विकास होगा तो हम लोग बोलेंगे शारीरिक विकास हो रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड अगर इसमें विकास होगा तो हम लोग बोल सकते हैं शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, उपयुक्त सभी। आगे समझ में, मतलब शरीर का विकास होना वही क्या कहलाएगा आपका? शारीरिक विकास हो जाएगा, कहलाएगा। तो अगर नर्वस सिस्टम का विकास होगा तो भी शारीरिक विकास होगा ही, मसल्स में ग्रोथ होगा तो भी शारीरिक विकास अर्थात हमारे शरीर का विकास होगा ही। मसल्स मतलब मांसपेशी। एंडोक्राइन ग्लैंड, इसका विकास होगा तो भी हम लोग बोलेंगे हमारा क्या हो रहा है? शारीरिक विकास हो रहा है। इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है और नैतिक विकास होता है। देखो क्या पूछा जा रहा है? शरीर के आकार में वृद्धि होती है, आकार में। ठीक है, तो शरीर के आकार में कैसे वृद्धि होगा? जब हमारे शारीरिक विकास होगा। क्या होगा? शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास याद रखिएगा। शारीरिक विकास मतलब क्या होता है? पूरे शरीर का विकास। शारीरिक विकास होना मतलब क्या होता है? पूरे शरीर का विकास होना, पूरे शरीर का विकास, पूरे शरीर का विकास होना, इसी को क्या बोला जाता है? आपका शारीरिक विकास बोलते हैं। जबकि गत्यात्मक विकास किसे बोलते हैं? देखो गत्यात्मक विकास किसे कहा जाता है? मसल्स का विकास होना। मसल्स मतलब मांसपेशी का विकास होना, इसको क्या बोलते हैं? गत्यात्मक विकास। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण क्या होता है? शरीर में आकार में क्या होता है? वृद्धि होता है। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। शारीरिक विकास मतलब पूरे शरीर का विकास होना और गत्यात्मक विकास मतलब होता है मसल्स का डेवलपमेंट होना, मांसपेशी का विकास होना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांसपेशी मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ध्यान रखना, मसल्स में पाया जाता है आपका एक्टिन हो जाएगा, फिर मायोसिन हो जाएगा, उसके बाद मायोग्लोबिन। एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन ये आपका पाया जाता है मसल्स में प्रोटीन, ये भी ध्यान रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास मतलब पूरे शरीर का विकास होना, गत्यात्मक विकास मतलब मसल्स का विकास होना। ठीक है, इन दोनों से ही क्या होता है? हमारे शरीर के आकार में क्या होता है? वृद्धि होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? भाई सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा? शरीर का विकास होगा। सबसे पहले क्या होगा? शरीर का विकास होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना,
जो हमारे जितने भी जो विकास के जो पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं। ठीक है, सभी जो विकास के पक्ष होते हैं वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसका नैतिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसका मानसिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। मतलब विकास के जितने जो पहलू होते हैं, जितने पक्ष होते हैं, वो सभी एक दूसरे में आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर विकास का एक पक्ष भी अच्छे से मतलब डेवलप नहीं हुआ तो आगे के जितने जो आपका विकास के पहलू होते हैं सबको क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, तो शारीरिक विकास। शरीर का विकास ही सबसे फर्स्ट स्टेप है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये भी आपका सीटेट एग्जाम पूछा गया है। कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, एड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। बताना है कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखिए, ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि। ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना होती है जहाँ से एंजाइम और हार्मोन का स्त्राव होता है। जहाँ से किसका, एंजाइम का और हार्मोन का स्त्राव होता है। एंजाइम और हार्मोन का क्या होता है, स्त्रावन। स्त्रावन को इंग्लिश में सिक्रेशन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना है जहाँ से एंजाइम और हार्मोन का स्त्रावन होता है। ठीक है, ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें नलिका होता है, याद रखिएगा जी, ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें नलिका अर्थात डक्ट, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं डक्ट, ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें नलिका होता है उसको क्या बोलते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें नलिका नहीं होता अर्थात डक्ट नहीं होता, नलिका अर्थात डक्ट, ठीक है, डक्ट नहीं होता, डक्ट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। और इसी अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं। अब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, आपको पता लग गया होगा कि ऐसी ग्रंथियां जिसमें नलिका नहीं होता वो क्या कहलाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और हमेशा याद रखना है जी, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना, यहाँ से हार्मोन का स्त्रावन होता है। किसका स्त्रावन होता है, हार्मोन का। यहाँ से हार्मोन का स्त्रावन होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जबकि जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, यहाँ से एंजाइम का स्त्रावन होता है। किसका स्त्रावन होता है, एंजाइम का। यहाँ से एंजाइम का स्त्रावन होता है, जबकि आपका आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड से किसका स्त्रावन होता है, हार्मोन का, और बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्त्रावन होता है। ये आपको याद रखना है। तो अब देखो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, चलो मैं डायग्राम से बता दे रहा हूँ आप लोग को, डायग्राम से बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, ब्रेन में हाइपोथैलेमस हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। दूसरा आपका पीयूष हो जाएगा, पीयूष। और तीसरा हो जाएगा पीनियल का है। ठीक है, पीनियल का है। ये आपका ब्रेन में पाया जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि है, ब्रेन अर्थात मस्तिष्क में। ये गला है, तो गला में क्या पाया जाता है, गला में थायराइड। गला में थायराइड जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसको भी ध्यान रखना है। थायराइड के जस्ट ऊपर वही पास पाया जाता है पैराथायराइड। ये पैराथायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि है, पैराथायराइड। उसके बाद यहाँ पास पाया जाता है चेस्ट के पास अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये किडनी है, तो किडनी के जस्ट ऊपर में पाया जाता है यहाँ पास एड्रीनल ग्रंथि। क्या पाया जाता है, एड्रीनल ग्रंथि पाया जाता है, एड्रीनल ग्रंथि। ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है जी, है ना। और ये क्या है, यहाँ पास पाया जाता है गोनाड ग्लैंड। क्या पाया जाता है, गोनाड ग्लैंड पाया जाता है किडनी के जस्ट नीचे में। ऊपर में तो एड्रीनल ग्रंथि और किडनी के नीचे में गोनाड ग्लैंड में क्या होता है, मेल के बॉडी में क्या पाया जाता है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ी टेस्टिस अर्थात वृषण पाया जाता है। और फीमेल के बॉडी में 1 पेयर ऑफ ओरी अर्थात एक जोड़ी अंडाशय, 1 पेयर ऑफ ओरी किसमें पाया जाता है, फीमेल के बॉडी में। ये हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, है ना, याद रखिएगा। किससे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं होता अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्त्राव होता है। और ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका होता है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्त्राव होता है। और मैंने बता दिया हमारे शरीर में कहाँ कहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है, उसका नाम कौन कौन सा है। ठीक है, हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल का है। गला में थायराइड, उसको कवर करके रखा हुआ है पैराथायराइड। फिर उसके बाद अग्नाशय है। फिर यहाँ पास एड्रीनल, किडनी के जस्ट ऊपर में एड्रीनल, किडनी के जस्ट नीचे में आपको गोनाड ग्लैंड के रूप में मेल में टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना, एक जोड़ी वृषण। और फीमेल में एक जोड़ी आपका अंडाशय, है ना, ओरी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या है, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रीनल तो है, देख लो, एड्रीनल मैंने बता दिया।
पीयूष ग्रंथि भी है, मैंने बता दिया। थायराइड ग्रंथि भी मैंने बता दिया। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? लार ग्रंथि। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? लार ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपयुक्त सभी। देखो जी, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये भी बालक के विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, मैंने बोला ना अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जिसमें नलिका नहीं होता और जिससे हार्मोन का स्त्राव होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखो, जैसे कि मैं बोलता हूँ, हमारे वृद्धि के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी बच्चे में थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो गया तो जाहिर सी बात है उसका वृद्धि अच्छे से हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी करता है, पौष्टिक भोजन भी करता है। कहा भी जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पियो पानी वैसे बनेगी वाणी। तो जैसा आप भोजन खाओगे, है ना, वैसा आप डेवलप होते जाओगे। ठीक है, तो ये सेकंड भी आपका प्रभावित करता है। रोग तथा चोट, अगर कोई बच्चा है भैया बेचारा बहुत ज़्यादा रोग से ग्रसित है ना, तो क्या उसका अच्छे से वृद्धि या विकास हो सकता है? नहीं, है ना, तो ये भी प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, बच्चे के विकास के शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? शीरस्थ सिद्धांत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसको और किस नाम से जानते हैं? मस्तकाधोमुखी, मस्तकाधोमुखी, इसको मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है, देखो ये बच्चा का शरीर मैं बना रहा हूँ, है ना, ये बच्चा का शरीर है जी। ठीक है, डायग्राम उतना अच्छे से नहीं आता लेकिन समझाने लायक मैं बना दूंगा। ठीक है, ये बच्चे का शरीर है। देखो, अब बच्चे के विकास के शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? शीरस्थ सिद्धांत को मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और ये सिद्धांत क्या बोलता है कि इसमें बच्चे का विकास सिर से लंबवत पैर की ओर होता है। ये सिद्धांत क्या बोलता है कि बच्चे का जो विकास होता है सिर से लंबवत पैर की ओर होता है। इस सिद्धांत का यही कहना है। तो देखो ऑप्शन देखो, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, गलत है। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, मतलब जो मस्तकाधोमुखी या शीरस्थ सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, बच्चे सबसे पहले अपने किस पे, अपने ये हेड पे, है ना, सबसे पहले अपने सर पे नियंत्रित करना सीखता है। उसके बाद किस में, अपने कंधा पे। ठीक है, कंधा के बाद कहाँ हो जाएगा? अपने हाथों के बाद ध्यान रखना है अपने पेट के बाद अपने यहाँ पास पैरों पे नियंत्रित करना सीखता है। ठीक है, ये मतलब जो विकास का जो प्रोसेस है आपका सिर से लंबवत पैर की ओर चलता है, यही कहलाता है आपका क्या? शीरस्थ विकास का सिद्धांत या मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, एक और होता है, देखो ये तो आपका मस्तकाधोमुखी हो गया। एक और होता है सामीप्यता क्रम। इसमें क्या होता है, पुनः मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखो सामीप्यता क्रम में क्या होता है, ये उसका दोनों पैर हो गया। सामीप्यता क्रम में क्या होता है, जो बच्चे का विकास है ना, वो आपका केंद्र से, ये केंद्र मतलब रीढ़ की हड्डी, केंद्र से बाहर की ओर होता है। मतलब रीढ़ की हड्डी का विकास पहले होगा, फिर उसकी भुजाओं का, फिर उसके उंगलियों का विकास होता है। ये आपका किसमें है? सामीप्यता क्रम में हो जाएगा। लेकिन आपका जो शीरस्थ सिद्धांत में सिर से लंबवत पैर की ओर होगा। ठीक है, और सामीप्यता क्रम में पहले आपका रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। ठीक है, यहाँ पास मैं लिख दे रहा हूँ। देखो पहले क्या होगा, रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर बच्चे के भुजाओं का विकास होगा, फिर किसका विकास होता है? उसके उंगलियों का विकास होता है। ये इसको बोलते हैं सामीप्यता क्रम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो आपका शीरस्थ ये वाला प्रोसेस, ये वाला सीक्वेंस में चलेगा, है ना, लंबवत, और जो आपका सामीप्यता क्रम है ये वाला प्रोसेस में चलता है ऐसा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जी। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। होपफुली क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। कौन सा विकास का सिद्धांत है बोला जा रहा है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी ऑप्शन में चलते हैं, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, विकास की जो सभी प्रक्रियाएं होती है ना, वो आपका अंतर संबंधित होती है। मैंने बताया ना कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी का शारीरिक विकास अच्छे से हुआ तो मानसिक विकास भी अच्छे से होगा, संवेगात्मक विकास भी अच्छे से होगा, सामाजिक विकास भी अच्छे से होगा। और अगर शारीरिक विकास ही अच्छे से नहीं हुआ तो बाकी सभी विकास के जो पहलू होते हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं।
तो यहाँ पास क्या बोला जा रहा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, अंतर संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। भैया विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मैंने बताया ना, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है ना। विकास को आपका गर्भ से लेकर कब्र तक होने वाला प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है, गर्भ से लेकर कब्र तक, मतलब जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है। तो ये भी आपका गलत है, नहीं है बोल दिया ना, नहीं है बोल दिया तो गलत हो जाएगा। विकास हमेशा रेखीय होता है, अभी मैंने बताया। एक सिरस्थ बताया, सिरस्थ मतलब विकास है वो आपका सिर से लंबवत पैर की ओर होता है। और एक मैंने बताया सामीप्यता कम, मतलब पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर आपका भुजाओं का, फिर उंगलियों का। तो आप ही बताओ, क्या विकास हमेशा रेखीय होता है? रेखीय होता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। विकास हमेशा रेखीय हो ये आपका जरूरी नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखो, पहला, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा विकास का सिद्धांत है। मैंने बताया था ना, प्रत्येक व्यक्ति में आप बोलोगे कि इसका डेवलपमेंट समान गति से हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, सबका सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सही कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बाकी ये सभी क्या है आपका गलत है, ठीक है, याद रखना है जी, ठीक है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत तो है, याद रखना। निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है? ये बोलता है कि विकास है वो निरंतर और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास है सतत और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास है निरंतर होता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता ही रहता है। विकास को जन्म से लेकर कब्र तक का प्रोसेस कहा जाता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, वर्गीकरण का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत। तीसरा, समन्वय का सिद्धांत। चौथा, व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो वर्गीकरण का सिद्धांत ये आपका विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। वर्गीकरण का सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं है। बाकी समन्वय का सिद्धांत ये विकास के सिद्धांत में आता है। समन्वय का सिद्धांत मतलब जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे कि देखो, बच्चा है, अगर कोई चीज़ को करता है काम को, तो वो चीज़ों को तालमेल बनाकर अपने काम को करता है। जैसे कि बच्चा साइकिल चलाएगा तो क्या उसका आँख सामने की ओर होता है, उसका हाथ बढ़िया हैंडल में से रखा होता है ना, हैंडल को पकड़ा रहता है अपने हाथ से, उसका पैर पैडल को घुमाता रहता है, मतलब सब चीज़ों को तालमेल बना के ना बच्चे काम को करते हैं, तो इसी को बोलते हैं समन्वय, ठीक है। तो समन्वय का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत है, ये बिल्कुल सही है। व्यक्तित्वता का सिद्धांत, ये भी अभी मैंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास है वो समान तरीके से नहीं होता, सभी में विकास का दर अलग अलग होता है, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल और सबके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो समन्वय का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, व्यक्तित्वता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखना है। और इसी समन्वय के सिद्धांत को एकीकरण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एकीकरण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अभी मैंने बताया एकीकरण मतलब समन्वय का सिद्धांत है ना, या अंतःक्रिया का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत, या अंतर संबंध का सिद्धांत। पढ़ना, देखो, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा? ये निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, मतलब जो विकास है वो निरंतर होता रहता है, मतलब ये विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। विकास निरंतर होगा, विकास को जन्म से मृत्यु तक होने वाला प्रोसेस कहते हैं, अर्थात विकास को जन्म से कब्र तक का प्रक्रिया कहा जाता है, कब्र तक होने वाली प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पुनः क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है, गलत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, आपका बिल्कुल सही है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित है भैया, यहाँ पर नहीं है बोला गया है तो गलत हो जाएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है बोला जा रहा है। एक्चुअल में देखा जाए तो विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ पर नहीं है बोला जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, आपका चौथा गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट भी हो गया है ना, चलो इसको हम लोग सॉल्व भी कर लिए हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अब देखो, अभी हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व किए थे। अभी पेडागोजी के जो सब्जेक्ट है उसको सॉल्व करे थे, उसमें हमारा पहला टॉपिक था ग्रोथ और डेवलपमेंट। महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जितने भी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न को मैंने इंक्लूड किया था।
अब देखो, अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में ऐसी गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश को पढ़कर आपको उसका आंसर बताना रहेगा, ठीक है। तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए बता रहा हूँ, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। देखो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखो, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहले देखो, अब इसको हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखिए, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी बात को यह जानते हुए कि वह सही व सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह से कुछ और मन में कुछ और वाली बात बन गई है। हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। अब देखो, यहाँ पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने ऐसी गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, क्या दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इसको समझना है। उसके बाद जो नीचे में जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसको आपको सॉल्व करना है। देखो, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे मान लिया है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे मान लिया है, ये आपको बताना है। भाषा को, पाखंड और दिखावे को, और निष्ठा एवं विश्वास को, सरलता को। देखो यहाँ पास मैंने अंडरलाइन किया था, आज पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। देखो आंसर आपका इसी गद्यांश में ही छुपा है ना, आज पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे मान लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाखंड और दिखावे को। किसको जी, पाखंड और दिखावे को। समझ में आ गया। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद ये तो क्या होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपका गद्यांश सेम ही है, यही गद्यांश है, क्वेश्चन को अलग पूछा गया। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। आपका गद्यांश यही है और इसी गद्यांश में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से या सरलता से। अब देखो इसको फिर से हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पास मैंने अंडरलाइन किया था, यहाँ पास देखिए इसके यहाँ पास देखो, यहाँ पास कहीं भी देखिए हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। यहाँ पास मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। देखो यहाँ पास क्या लिखा है, कहीं भी देखिए हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। किस तरीके से, खुलकर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, खुलकर, आवश्यकता अनुसार, पूरी निष्ठा से या सरलता से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खुलकर हो जाएगा। ठीक है, तो छलने की कला का हम खुलकर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। गद्यांश को पढ़ना है 2-3 बार और आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग लगाने हैं जी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने गद्यांश का क्वेश्चन को लिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गद्यांश के अनुसार हमारा जीवन कैसा बन गया है और हम किसके बिना नहीं रह सकते। भाषा, विश्वास, पाखंड और अवसर, है ना। देखो हम लोग ने पूरा पढ़ा हुआ है कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गद्यांश के अनुसार हमारा जीवन कैसा बन गया है और हम किसके बिना नहीं रह सकते, किसके बिना नहीं रह सकते। तो देखो हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। सबसे पहला लाइन ही बोल रहा है। देखो गद्यांश का पहला लाइन क्या बोल रहा है कि हमारा जीवन पाखंड में बन गया और हम इसके बिना नहीं रह सकते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही आंसर क्या होगा, गद्यांश के अनुसार हमारा जीवन कैसा बन गया है और हम किसके बिना नहीं रह सकते, तो हम पाखंड के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, पाखंड हो जाएगा। बस आपको सीखना है, ऐसे ही गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ के ही आपको गद्यांश से आंसर निकालने हैं जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से गद्यांश दिया गया है। देश हमारा, धरती अपनी, हम धरती के लाल, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, सुख सपनों के स्वर गुंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे, है ना, मानव की मेहनत पूजेंगे। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, मानव की मेहनत पूजेंगे, नई कल्पना, नई चेतना की हम लिए मसाल, समय को राह दिखाएंगे, एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को, नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे, 100 स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइए। इसको पढ़ना है, पढ़ कर आपको नीचे जो प्रश्न पूछे गए उसका आंसर बताना है। 100 स्वर्ग उतर आएंगे, इसका अर्थ क्या है।
100 100 स्वर्ग उतर आएंगे, इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। जैसे यहाँ पर देखो गद्यांश में इसका प्रयोग किया गया है, 100 100 आपका स्वर्ग उतर आएंगे, तो इसी का अर्थ पूछा गया है। राज्य स्थापित करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, मेहनत करेंगे, सब सुखी होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सब सुखी होंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? सब सुखी होंगे। ठीक है, 100 100 स्वर्ग उतर आएंगे, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है आपका सब सुखी होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? डी ऑप्शन, सब सुखी होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट है, किसे पूजने की बात कवि कह रहा है? किसे पूजने की बात कवि कह रहा है? देखो यहाँ पास मैंने अंडरलाइन किया था, मानव की मेहनत को पूजेंगे, मानव की मेहनत को पूजेंगे। तो क्या बोला जा रहा है? किसे पूजने की, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जी, क्वेश्चन बोला जा रहा है किसे पूजने की बात कवि कह रहा है। तो किसे पूजने की बात कर रहा है? मानव की मेहनत को। किसको? मानव की मेहनत को। इसका सही आंसर आपको फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे समझ में, मतलब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही गद्यांश आएगा यही पद्यांश आएगा, बस मैं बता रहा हूँ कि गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको गद्यांश में ही अपने आंसर को ढूंढने हैं, ये बता रहा हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? देखो सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। देखो अन्य, इतर, पराया, ये तीनों जो पर्यायवाची होता है ना, अन्य, इतर, पराया, ये सब किसका होता है? दूसरे का। ठीक है, दूसरा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अन्य हो जाएगा, इतर या पराया। उसके बाद खड्ग, शमशीर, ये तीनों किसका होता है? तलवार का होता है। ये तीनों किसका पर्यायवाची होता है? तलवार का होता है। अचल, नग, भूधर, ये तीनों किसका होता है? पर्वत का होता है। तीनों किसका होता है? पर्वत का। अब उसके बाद देखो सरिता और ततनी, ये किसका होता है? नदी का। लेकिन वनिता किसका होता है? महिला का होता है। वनिता महिला का। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा आंसर, है ना। तो किस एक विकल्प में सही सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें सभी शब्द एक ही शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखो सरिता और तटनी तो नदी का है, वनिता महिला का पर्यायवाची है। बाकी आपका दूसरा का पर्यायवाची अन्य, इतर, पराया, तलवार का असी, खड्ग, शमशीर, और पर्वत का अचल, नग और भूधर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में परवात्य का विलोमार्थी शब्द चुनिए। परवात्य का अर्थ होता है पूर्व दिशा से संबंधित। ठीक है, परवात्य इसका अर्थ क्या होता है आपका? पूर्व दिशा से संबंधित। परवात्य का अर्थ क्या होता है? पूर्व दिशा से संबंधित। तो इसका आपको विलोम अर्थात उल्टा शब्द बताना है, तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाश्चात्य मतलब हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा से संबंधित। ठीक है, पश्चिम दिशा से संबंधित, ये हो जाएगा आपका पाश्चात्य का अर्थ। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? देखो लंगोटिया यार होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? छिप पर मदद करने वाला, बचपन का साथी, अपराध में साथी, अज्ञात शत्रु। तो लंगोटिया यार का होना, आप लोग ने ये आपका जो मुहावरा का प्रयोग होते हुए देखा भी होगा। तो लंगोटिया यार का होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बचपन का साथी, है ना। बचपन के साथी को ही क्या बोलते हैं? लंगोटिया यार बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो होपफुली आज के प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। जो पेडागोजी के जो मैंने क्वेश्चन कराए थे पूरे आपके एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन है। बाकी मैंने गद्यांश पद्यांश के भी क्वेश्चन कराए, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं हमें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा बिल्कुल। और इसके बाद इसका आगे हम लोग कंटिन्यू फिर करेंगे। ठीक है, फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।